जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के एक पार्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी की मॉडल पेपर नंबर 9 के बारे में। यह मॉडल पेपर नंबर 9 बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चन से आधारित है, जिसके द्वारा आपका जो फाइनल एग्जाम आप देंगे वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कई प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर है वो सॉरी आपका जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा दोहराए जरूर जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रश्न हर बार दोहराए जाते हैं, और ये जो मॉडल पेपर है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये उपयोगी होगा। तो वीडियो में लास्ट तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे आप कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सीडीपी का मॉडल पेपर नंबर 9। इससे पहले 8 मॉडल पेपर हो चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सीटीपी का जो मॉडल पेपर है ये महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है, जिसमें पिछले वर्षों के रुझानों पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि विकास के लिए किस चरण में बच्चे अपनी समकक्षों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। जब बेटा पूछ रहे सक्रिय सदस्य तो आप किस पर टिक करेंगे? क्या किशोरावस्था पर, वयस्क पर, आरंभिक बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था? तो देखिए जब कहते हैं कि सक्रिय सदस्य जब बता दे, कहीं पर पूछ ले सक्रिय सदस्य, तो क्या करेंगे आप जल्दी बताएं। ऑप्शन ए बी सी डी, या जल्दी से फर्स्ट लिखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ए बी सी डी जो हो वो इतना लिखें और नीचे टाइप करें। तो बेटा सही जवाब जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था, ठीक है। जब भी आपको सक्रिय सदस्य मिल जाए, तो सक्रिय सदस्य बेटा कब किस अवस्था में बच्चा बनता है अपने ग्रुप का सक्रिय सदस्य? तो किशोरावस्था में होता है। अच्छा, आप जो ग्रुप में खेलना कब शुरू करता है? तो बाल्यावस्था हो जाएगा। लेकिन जब सक्रिय सदस्य बोल दे तो आप किशोरावस्था में जाएंगे। किशोरावस्था के किन किन नामों से जानते हैं? तो तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ठीक है, तो किस अवस्था में विकसित होगी? देखिए अब यहाँ पे चारों विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए कह रहा है कि संवेदी गामक अवस्था, यानी कि इसको इंद्रजनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। या 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है आपका पूर्व संक्रामक अवस्था, ये आपकी 2 से 7 वर्ष चलती है, 2 से 7 वर्ष लगभग, ठीक है। तीसरी आपकी मूर्त संक्रामक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है, 7 से 11 वर्ष। और चौथी आपकी औपचारिक संक्रामक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है, लगभग 15 वर्ष प्लस तक, ठीक है। तो ये डी का है। इसमें संरक्षण कब आता है बेटे? तो बच्चा इसमें देखिए ऑप्शन सी का सही हो जाएगा, ठीक है। मूर्त संक्रामक अवस्था, मूर्त संक्रामक अवस्था में बच्चा जो है संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा उसमें इस अवस्था में आ जाती है बच्चे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करें लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सीखने का किस कारण की भूमिका पर बल देते हैं? यानी कि जो लेवाइगोस्की महोदय हैं ये किस पर सीखने की, इनका जो सिद्धांत है किसके द्वारा सीखने पर बल देता है? तो देखिए इनका जो नाम है लेवाइगोस्की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो क्या इन किस पर बल देते हैं? आनुवंशिकता पर, संतुलन पर, समाज और संस्कृत उपकरण पर, या फिर पुनर्वलन पर? तो देखिए बेटा इस इनके साथ जब भी आप जाएंगे तो आप जाएंगे जहां पर सामाजिक या सांस्कृतिक जिस विकल्प मिलेगा आप उसको मारेंगे, वो लगभग 99% सही हो जाएगा। तो लेवाइगोस्की यानी कि सामाजिक उपकर सांस्कृतिक उपकरण, यहाँ पर अगर सामाजिक अंतःक्रिया होता किसी ऑप्शन में तो वही ऑप्शन वो भी सही हो जाता, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का विकास होता है, तो वही विकल्प भी वो भी सही होता है, लेकिन वो नहीं दिया है, पर ये सांस्कृतिक उपकरण दिया है, इसलिए सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक भी कहीं मिलता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए समावेशी शिक्षा हमने बहुत बार आपको बताया क्या होता है, जिसमें सभी प्रकार के बालक, दिव्यांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े हुए बालक, ठीक है, और सृजन बालक, सामान्य बालक सभी एक साथ जब पढ़ते हैं तो होती है समावेशी कक्षा। तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए क्या करना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देने। तो बेटा केवल पर ध्यान केवल एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये हमेशा कटता है, और सिर्फ प्रतिभाशाली पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों पर ध्यान देना होता है आपको। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। तो बांटना एक निगेटिव टैग वर्ड, हमने हमेशा कहा कि बांटना, बाहर बैठाना, अनदेखा करना बच्चे को, किसी बच्चे को, तो सब गलत बातें हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका, यह विश्वास रखने के प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है।
या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि असमर्थ बच्चों के लिए दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए, तो नहीं, दया और सहानुभूति आप नहीं दिखाएंगे। बच्चे को प्रॉपर आप सिखाएंगे, बराबर गाइड करेंगे, बराबर सिखाएंगे, शिक्षण विधियां भले आप बदलें लेकिन बच्चे को जरूर सिखाएंगे। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन आपका सी सही जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको विश्वास रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा जो है अपनी क्षमता की और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो प्रत्येक बालक, जैसे आपका पिछड़ा हुआ बालक है तो उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा मतलब ज्यादा अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा सिखाइए। मान लो कोई जो है कौन सा दृष्टिविहीन है, यानी कि देख नहीं पा रहा, तो उसको क्या करेंगे आप ब्रेन लिप के द्वारा सिखाएंगे, ऑडियोग्राफी के द्वारा सिखाएंगे। या फिर मान लो कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसका जो है दृश्य सामग्रियों का संकेत शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आप सिखाएंगे। तो प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है या क्षमता रखता है, ये आप जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही मानेंगे और लगाएंगे। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना और उन्हें ठीक करना, ये होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन? या फिर केवल शैक्षिक प्रबंधन का मूल्यांकन करना, तो केवल निगेटिव टैग वर्ड कटेगा। बच्चे की रटना रटना एक निगेटिव टैग वर्ड कट जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना, सुधार करने के तरीके खोजना। तो अब आप किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ या फिर ऑप्शन डी के साथ? ध्यान से देखेंगे तो देखिए, बच्चों की त्रुटियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना नहीं होगा ये, लेकिन ये हो सकता था, लेकिन उससे जो अच्छा विकल्प है, सीटेट हमेशा कहता है कि सबसे उचित विकल्प को चुनना है, तो यहाँ पर ये ज्यादा उचित है। यानी कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करने के तरीके खोजना। जो त्रुटियां जहाँ पर लिख दिया है ना, तो वहीं पर सीखने की प्रक्रिया ज्यादा बेटर माना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति में दूसरों की अवधारणाओं, व्यवहारों और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता अधिक होती है, उसमें उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और ऑप्शन सी अंतरावैयक्तिक, या फिर ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है आपका, जब हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, जिस व्यक्ति में दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता होती है बेटा, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक, और जब खुद के भावनाओं समझना हो, यानी खुद की अपनी सारी चीजें, तो अंतरावैयक्तिक हो जाएगा। यानी अंतर्वैयक्तिक मतलब खुद का, मतलब अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरे का, और अंतरा का मतलब खुद का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, दूसरे ये खुद के लिए हो जाएगा, ये दूसरे के लिए है। इंग्लिश भी आप याद रख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो लड़के रोते नहीं है, यह कथन क्या है, मतलब कैसा है? तो क्या लैंगिक समानता, लैंगिक पहचान है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, या फिर लैंगिक स्थिरता है? तो देखिए, ये बेटा सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, लैंगिक रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? यानी बच्चों को रटने पर रटने का प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, निगेटिव टैग वर्ड है। केवल योगात्मक, गलत बात हो जाएगी। एक दूसरे से तुलना करना नहीं, सही जवाब हो जाएगा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना और उसका समग्र विकास का आकलन करना। यानी बच्चा जो सीख रहा है उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, जो गलतियां कर उसको सुधारना और उसके समग्र विकास का आकलन करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ के माध्यम से एक कार्य को पूरा करता है, उसे किस क्षेत्र में रखा जाएगा? तो क्या आपका वास्तविक विकास के क्षेत्र में, संभावित विकास के क्षेत्र में, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, या फिर संगठनात्मक संघर्ष के क्षेत्र में? तो बेटा हमेशा देखिए, जब बच्चा कुछ कर रहा हो, मतलब कुछ कर रहा हो लेकिन पूरा ना कर पा रहा हो, कुछ अपनी मर्जी से सीख रहा हो, कुछ दूसरे के द्वारा जो है थोड़ा सा हेल्प करने से सीख रहा हो, तो जो ये क्षेत्र बनता है बेटा, ये वाला है, ये आपका खुद के द्वारा सीखा गया ज्ञान और किसी वयस्क के द्वारा हेल्प किए गए ज्ञान के बीच का अंतर होता है। यानी कि ये अंतर जो होगा इतना, ये हो जाता है आपका जेडपीडी, ठीक है। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जिसमें बच्चा खुद से पढ़े लिखे, खुद से कोशिश करे, बिना किसी के दबाव के, बिना दंड के, बिना भय, बिना किसी को मतलब बिना किसी के डांटे फटकारे खुद से पढ़ने जब बच्चा शुरू करता है, तो वही होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक, एक बाह्य। तो यहाँ पर आंतरिक के लिए बात किया है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है इसमें से? तो आप बताएंगे
क्या होगी? ऑप्शन ए कह रहा है कि एक छात्र इसलिए पढ़ता है ताकि उसे अच्छे अंक मिल सके और पुरस्कार मिल सके। बी कह रहा है छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे नई चीजें सीखने में आनंद आता है। सी कह रहा है एक छात्र इसलिए पढ़ता है ताकि अपने माता पिता को खुश रखे। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है एक छात्र इसलिए पढ़ता है ताकि उसे कक्षा में जो है, एक मिनट, कक्षा में क्या करना है, सजा न मिले। तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा है कौन सी, आपको ये बताना होगा। तो बेटा इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी, एक छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे नई चीजें सीखने में आनंद आता है। तो ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ पर उसे उसने लालच दिखा दी पुरस्कार के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छे अंक और पुरस्कार के लिए ये पुरस्कार लेना ठीक है, लेकिन ये निगेटिव टैग वर्ड में जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा था कि अपने माता पिता को खुश करने के लिए, लेकिन ये भी आंतरिक अप्रेरणा नहीं होगी। डी कह रहा है कि उसे सजा नहीं मिले, तो ये डर के लिए है। सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पे जाएगा छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे नई चीजें सीखने का मौका मिले और सीखने में आनंद आता है, इसलिए आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास किस स्तर में है? तो क्या आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, मध्य पारंपरिक परंपरागत स्तर, या फिर उत्तर परंपरागत, या फिर संवेदीगामक? तो देखिए संवेदीगामक तो इनका है ही नहीं है, तो ये आपका जिन पाजा से संबंधित है। इनका सही जवाब हो जाएगा बेटा क्या, उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील शिक्षा सॉरी एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो प्रगतिशील शिक्षा में हम हमेशा देखते हैं कि शिक्षा की भूमिका कैसी होती है, बहुत बार बता रखा हूँ। तो क्या सत्तावादी शासक के रूप में नहीं, एकमात्र स्रोत के बारे में नहीं, एक सुविधादाता और मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। यानी कि जो आप टीचर की भूमिका निभाएंगे अपनी कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में, तो एक सुविधादाता के रूप में निभाएंगे, मार्गदर्शक के रूप में निभाएंगे, बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे बच्चा अपनी बातों को बोल सके, अपने प्रश्नों को पूछ सके और क्रिएटिविटी के द्वारा सीख सके। उसमें भय रहित, मतलब भय नहीं रखना चाहिए, दंड देने के इत्यादि नहीं करना चाहिए। एक सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक को काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो देखिए डिस्लेक्सिया क्या, पढ़ने से, लिखने से, गणना करने से, सुनने से? तो यहाँ पे सही जवाब जाएगा बेटा डिस्लेक्सिया जो होता है ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये पढ़ने से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। डिस्लेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, ठीक है। और आपका जो गणना करने का है डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। और जो मान लो बच्चा कभी ध्यान नहीं दे रहा हो क्लास में, उसका दिमाग या मन एकाग्र न हो रहा, तो वो एडीएचडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे में भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्यूज डिवाइस यानी कि एलईडी की अवधारणा किसने दी है? यानी कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, एलईडी नामक यंत्र लगा होता है हर बच्चे में। ये किसने कहा है? तो क्या बीएफ स्किनर? नहीं, नॉन चोम्स्की महोदय ने कहा है, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा नॉन चोम्स्की। चोम्स्की महोदय कहना था कि एलईडी नामक यंत्र प्रत्येक बच्चे में होता है और जन्मजात ये यंत्र लगा होता है बच्चे में जन्म से ही। तो भाषा सीखने की क्षमता या अधिग्रहण करने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, कौन कहता है? नॉन चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक प्रक्रिया या सिद्धांत विकास के किस नियम पर जोर देता है? तो क्या एकीकरण सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, अभिव्यक्ति सिद्धांत, या फिर पारस्परिक सिद्धांत? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या बेटा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो देखिए प्राथमिक कारक या प्राइमरी एजेंसीज, ये प्राइमरी एजेंट या एजेंसी जो भी पूछे आपसे, क्या स्कूल होता है, विद्यालय होता है, परिवार या सरकार? तो देखिए प्राइमरी जब भी पूछेगा तो उसमें परिवार हो जाएगा, जिसमें माता पिता, भाई बहन और अपने घर के लोग होंगे, ठीक है, ये प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी अगर आपसे पूछता तो मीडिया हो जाता, स्कूल हो जाता, ठीक है। ये मीडिया और स्कूल सेकेंडरी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेकेंडरी को ही गाँव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करता है ताकि सभी प्रकार के जो है शिक्षार्थियों को जरूरत को पूरा करने के लिए यह सिद्धांत का पालन करता है, बहुविध सिद्धांत पर, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर, या फिर आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर, या फिर आपका नैतिक विकास के सिद्धांत पर? तो किस पर जो है ये किसका पालन करता है, किस सिद्धांत का ये पालन करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा बेटा ऑप्शन ए यानी कि बहुविध सिद्धांत, ठीक है। बहुविध सिद्धांत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करें, निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो पियाजे ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने, या फिर डेविड ऑसवेल ने? तो बेटा इसका सही जवाब क्या जाएगा? निजी वाक्य जो है ये किसका है? ये लेवाइगोस्की महोदय का, ठीक है, लेवाइगोस्की महोदय का, ठीक है। इन्होंने जेडपीडी के बारे में बताया है, एक मिनट। जेडपीडी, एसके फोल्डिंग और एमकेओ, ठीक है, एमकेओ। तो चार चीजें के बारे में बताया है आपका। एसके फोल्डिंग जिसको पहाड़ मचान ढांचा कहते हैं उसको, जेडपीडी को यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, और प्राइवेट स्पीच, ये चारों चीजों की उदाहरण किसने दी है? लेवाइगोस्की महोदय ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क करता है कि यदि मैं तुम्हें अपनी पेंसिल देता हूं तो तुम्हें अपना इरेजर देना होगा। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? ठीक है, तो किस चरण को दर्शाएगा? दंड और आज्ञापालन का अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या फिर यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, या फिर आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसमें बेटा हो जाएगा आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, यानी कि टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी कि मतलब हम जैसा आपके साथ करेंगे आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब हमने आपको टिफिन दिया था कल, तो आप आज मुझे अपना टिफिन मुझे देंगे। हमने तुम्हें किताब दी थी पढ़ने के लिए अपनी, तो आप मुझे देंगे। तो ये सब यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास यानी कि टिट फॉर टैट होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई सामान अदला बदली की जाए, एक के बदले दूसरा लिया जाए, तो ये यांत्रिक सापेक्षिक यानी टिट फॉर टैट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार है। यह कैसा अधिकार है? क्या मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, तो ये कैसा अधिकार हो जाएगा? बेटा यहाँ पर एक, यह जो शिक्षा का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है कि जो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर के बिना पैसे के अनिवार्य रूप से शिक्षा ले सकता है। ये उस बच्चे का यानी भारत के हर बच्चे का अधिकार है। ये हर जो सभी को अधिकार मिलता है उसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली शिक्षक की विशेषता है? तो देखिए, प्रतिभाशाली की विशेषता क्या हो जाएगी? शिक्षक की प्रतिभाशाली शिक्षक की विशेषता क्या हो जाएगी? तो क्या विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना? तो ये जरूरी नहीं है। सख्त अनुशासन बनाना तो बिल्कुल गलत है। सख्त अनुशासन आपको नहीं बनाना है। एक ऐसा अनुशासन बनाना होता है जहाँ पर बच्चे बोल सकें, अपने आपसे बातचीत कर सके, टीचर से प्रश्न पूछ सके, अपने अनुभव शेयर कर सके। डी कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहता है, तो नहीं, केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड से कह रहा है छात्रों के साथ सहानुभूति और सकारात्मक संबंध बनाना, ठीक है। सहानुभूति और सकारात्मक संबंध बनाना है आपका, जो है ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा? तो हमने आपको बताया था कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसमें उन्होंने डेवलपमेंट के 4 चरण दिए हैं, विकास के 4 चरण दिए हैं। चारों चरण आपके सामने है। तो देखिए, जब आपसे पूछे कि कौन सा 2 से 7 वर्ष है ना, 2 से 7 वर्ष बच्चा कहाँ पे हो जाएगा? ये जन्म से 2 वर्ष चलता है, ये चलती है 2 से 7 वर्ष, ये चलती है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। ये चलती है 11 से 15 प्लस, 15 प्लस तक जाती है। तो यहाँ पर 207 पूछा, तो 207 आपका ये पूर्व संक्रांतिक अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? हमने आपको कई बार बताया समावेशी शिक्षा होती क्या है, तो अब बार बार उस चीज को बताना उचित नहीं है। यहाँ पर क्या इसका अर्थ क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष स्कूल पढ़ाना? तो नहीं, समावेशी शिक्षा ये नहीं होती। सभी बच्चों को एक नियमित स्कूल प्रणाली के साथ एक साथ पढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली को अलग बैठाना, तो अलग बैठाना नहीं होगा। विकलांग बच्चों को शिक्षा देने से आप केवल विकलांग को नहीं दे सकते आप, इसमें सभी बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली, सृजनशील, पिछड़े और जितने भी प्रकार के हो, सभी प्रकार के एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाओ, तो होती है समावेशी शिक्षा। बस शिक्षण विधियों का आपको ध्यान रखना होता है किसके साथ कौन सी शिक्षण विधि अप्लाई करना है उसकी क्षमता के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किससे है? तो किससे है? जब हमने बहुत बार अभी आज की ही वीडियो में बताया, तो बंडूरा, पियाजे, स्किनर या वाइगोस्की? तो सही जवाब हो जाएगा लेवाइगोस्की, ठीक है। जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच, ये सभी अवधारणाएं किसकी है? वाइगोस्की महोदय की। नेक्स्ट है, 5 साल का एक बच्चा यह नहीं समझ पाता कि यदि पानी एक छोटे से गिलास में एक पतले गिलास में डाल दिया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार बच्चे में किसकी कमी है?
तो किसकी कमी है? क्या वस्तु स्थायित्व के संरक्षण की क्रमबद्धता की या फिर प्रतीकात्मक विचार की? तो बेटा इसका सही जवाब जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि संरक्षण का। एक मान लो कोई चौड़ा ग्लास है, उसमें एक ही लीटर आपने पानी भरा, लेकिन ये कोई लंबी ग्लास है, ठीक है, ये लंबा ग्लास है, इसमें अगर पानी यहाँ तक भर जाए तो उसको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, और इसमें 1 लीटर पानी यहीं तक आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि इसमें इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, इस बात को समझ नहीं पा रहा, तो संरक्षण का उसमें कमी अभी है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक क्या है? तो जेंडर कैसी अवधारणा होती है आपकी? क्या जैविक अवधारणा है, सामाजिक संरचना है, मानव मनोवैज्ञानिक इकाई या फिर शारीरिक विशेषता है? तो जेंडर जब भी पूछे, ठीक है, तो जेंडर बेटा कैसा हो जाएगा आपका? ये सामाजिक संरचना होता है। जेंडर कैसा होता है? स्त्री और पुरुष का होना, कि स्त्री ये करेगी, पुरुष वो करेंगे, तो ये सामाजिक संरचना है। अगर यहाँ लिंग कहता कि लिंग यानी कि सेक्स कैसी संरचना है, तो फिर वो हो जाती है बेटा जैविक, यानी जन्मजात, यानी जैविक अवधारणा होती है लिंग। और यहाँ पर जेंडर पूछा था तो ये सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैली यानी कि लर्निंग स्टाइल्स को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य करने का उपयोग कर रही है, वह किससे प्रभावित है? तो कह रही है कि किससे प्रभावित है वो। तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरना है आपको? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, हावर्ड गार्डन के बहुविध सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से? तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, यानी कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत से, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो किसके द्वारा सीखते हैं बच्चे? क्या पुनर्बलन के द्वारा किए जाने से सीखते हैं? तो नहीं। परिपक्व होने से नहीं। अनुकरण करने से नहीं। तो फिर कैसे सीखेंगे? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके, ठीक है, यानी कि जो वयस्क हो या समवयस्क हो, सभी के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है, समाज के द्वारा अंतःक्रिया से बच्चे का विकास होता है, वाइगोत्स्की का ये स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस पर केंद्रित होती है? तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किसने किसमें सुधार पर, मतलब सीखने के सुधार में, या फिर ऑप्शन एक बी कह रहा है कि एक निश्चित अवधि के अंत में छात्रों की उपलब्धि पर निर्णय लेना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है उनकी खोज की सक्रियता की निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी कह रहा है छात्रों के सीखने की जरूरत की पहचान करना। तो सीखने का आकलन होता क्या है? तो सही जवाब बेटा होगा ये एक निश्चित अवधि के अंत में छात्र की उपलब्धि का निर्णय लेना, ये सीखने का आकलन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एनईपी 2020 मूल स्तर यानी फाउंडेशन स्टेज पर किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जाता है? तो मूल स्टेज देखिए, जो आपकी एनईपी 2020 की जो वर्तमान ढांचा है, ढांचा अगर 5 से पूछे तो 5 +3 +4 की अवधारणा होती है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न पर ध्यान देगी? नहीं, केवल इस पर नहीं, खेल आधारित गतिविधि पर। ऑप्शन ये डी आपका सही हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो है ये फाउंडेशन स्टेज कहाँ पर आएगी? फाउंडेशन स्टेज आपकी इसमें आती है, मतलब 3 साल तक आंगनवाड़ी और अच्छा 1 और 2, तो फाउंडेशन में खेल आधारित शिक्षा गतिविधियों पर आधारित होती है। ऑप्शन सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। ये थे टोटल आपका 30 प्रश्न। अब आपको वीडियो कैसी लगी आप वो बताएं, और 30 प्रश्न में से आपने कितने सही विकल्प आंसर दिए वो भी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।